तो गुड इवनिंग सभी को। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है ये, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस से जुड़े हुए लॉज जो हैं वो माइकल फैराडे ने दिए थे, उन्हीं को हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो माइकल फैराडे थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पे स्टडी की थी और अपने जो रिज़ल्ट्स थे उनको उन्होंने समराइज़ किया और दो लॉ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड थे। किस पे बेस्ड थे? इलेक्ट्रोलाइसिस पे। ठीक है। सो एन इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे studied about the electrolysis of different electrolytes and put forward two laws based on his results। ठीक है। The two laws introduced by Faraday are called Faraday's laws of electrolysis। ठीक है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, दो लॉ हैं ये, इसकी हम एक क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न अप्रोच अभी लेटेस्ट में हम यूज़ करते हैं। तो उतार लीजिए इसको। तो आइए हम समझते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और दो कॉपर के इलेक्ट्रोड डाल दिए उसके अंदर। ठीक है, जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और जो आपके सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस थे, कैसे आयंस थे? कॉपर आयंस, वो किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। किस में? कॉपर मेटल में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ये अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, जितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। ठीक है, किसका? कॉपर का। वो प्रोपोर्शनल होता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। सिंपल सा लॉ है। यानी जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है इसका। The amount of substance, से कॉपर, सेल बना दिया तो कॉपर ले लिया मैंने, लिबरेटेड, या हो सकता है कि वो बाहर निकले। जैसे गैस है तो लिबरेट होगी, गैस है तो क्या होगी? लिबरेट मतलब बाहर निकलेगी। और अगर कोई सॉलिड है तो वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। और डिपॉजिटेड
एट एनी इलेक्ट्रोड, अगर जैसे क्लोरीन गैस हुई तो वो एनोड से लिबरेट होगी। क्लोरीन गैस कहाँ से लिबरेट होगी? एनोड से। एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the quantity of electricity, यानी चार्ज और करंट पास्ड थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई एलिमेंट, जैसा कोई गैस है, उसका अमाउंट कितना लिबरेट होगा, या कोई सॉलिड मेटल है वो कितना डिपॉजिट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करी है। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैथमेटिकली इफ W इज amount of copper deposited, ठीक है, W किस में है? ग्राम में। किस में है? इन ग्राम। is the amount of copper deposited and Q is the quantity of charge passed in coulomb, then W is proportional to Q। तो कितना अमाउंट लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की है। अब जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी का साइन को मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है Z, वेयर Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सिंपल सा है कि कितना अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या करी है? पास करी है। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ में कि जो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का लिबरेट या डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के फॉर्म में हमने पास की है। इसको मैं करंट के फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ। सपोज या इफ करंट I फ्लोज फॉर टाइम t, अगर करंट I जो है टाइम t तक फ्लो करता है, देन Q बराबर कितना हो जाएगा आपका? IT। I बराबर Q अपॉन T होता है। तो अगर मैं करंट I को फ्लो करवाता हूँ कितने समय तक? t सेकेंड तक। ठीक है, तो जो चार्ज टोटल पास होगा, जो टोटल चार्ज पास होगा सॉल्यूशन के अंदर, या जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना होगा? Q बराबर IT। इसमें रख दीजिए हैंस W बराबर ZQ ZIT। ये भी आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे W इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T। तो सारी बातों का सार यही निकल के आ रहा है कि जो अमाउंट ग्राम्स में लिबरेट होगा या जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, जैसे अगर क्लोरीन होती तो वो एनोड पे लिबरेट होती। ठीक है, इस तरह से अगर हमने HCl सॉल्यूशन लिया है तो उसमें H2 गैस जो है वो कहाँ से लिबरेट होती है? कैथोड से। तो हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे उसको, बल्कि क्या बोलेंगे? लिबरेट बोलेंगे। और क्लोरीन गैस कहाँ से लिबरेट होगी? एनोड से। तो जो अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोड पे लिबरेट या डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, चाहे चार्ज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में। ठीक है, उतार लीजिए बेटा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो ये लॉ जो है ये डील करता है जब आपके दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, ठीक है, और उससे आप क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो क्या होता है। तो देखिए, जब आप दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो उस केस में, और आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो उस केस में जो अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है अपने अपने इलेक्ट्रोड पे, वो प्रोपोर्शनल होता है अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। दोबारा समझिए, हमने दो सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इससे, तो जो कॉपर डिपॉजिट होगा यहाँ पे और जो सिल्वर डिपॉजिट होगा यहाँ पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा कि सिल्वर का या कॉपर का खुद का केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है। केमिकल इक्विवेलेंट वेट को मैं आपको बताऊंगा। यानी कॉपर डिपॉजिटेड कहाँ पे डिपॉजिट होगा, एट कैथोड अपॉन में सिल्वर डिपॉजिटेड, ये भी कहाँ पे होगा, कैथोड, इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन में केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। यानी जो अमाउंट लिबरेटेड डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके केमिकल, अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। अभी तो मैंने रेशियो लिया है, तो यहाँ से रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि अमाउंट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो जो अमाउंट लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके खुद के केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। तो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। स्टेटमेंट, when same quantity of electricity is passed through two or more electrolytic solutions in series, then the amount of substance लिबरेटेड, अगर गैस है तो लिबरेट होगी, तो अगर सॉलिड है तो डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स are proportional to their respective chemical equivalent weight। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जो भी अमाउंट लिबरेट होगा जब सीरीज़ में हो सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तो जो भी अमाउंट लिबरेटेड डिपॉजिट होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होता है कि उसका खुद का केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्या होता है। केमिकल इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक मास उस एलिमेंट का डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इट्स आयन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का ले रहे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, तो कॉपर का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। चार्ज कितना होता है कॉपर पे नॉर्मल 2, कितना होता है 2, तो कितना आया, जल्दी डिवाइड कीजिए इसको, हैं 17
0.75। ओह सॉरी, क्लोरीन का लिख दिया, क्लोरीन का ही मान लेते हैं, चलो क्लोरीन का ले लेते हैं। तो 35.5, और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है क्लोराइड आयन पे? 1 होता ना, 1, चाहे माइनस का प्लस का उससे मतलब नहीं है। तो इसका आया आपका 35.5। तो आपने देखा कि जो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी उसका जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है? 35.5 U है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम का कितना होगा? सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, और उसके आयंस पे चार्ज कितना होता है? 1। तो उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी कितना आया? 23 आया। कितना आया बेटा? 23। अगर कैल्शियम की बात करें, किसकी बात करें, तो कैल्शियम का कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो कैल्शियम का 40 हो गया, तो 40 को भाग देंगे किससे? उसके चार्ज से, जो उसके आयंस पे चार्ज होता है। चार्ज नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो कितना आया इसका? 20 आया। सिंपल सा। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। ये है 4 क्लोरीन, ठीक है, और ये है 4 सोडियम। उतार लीजिए बेटा। तो बच्चों, जो अभी हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कशन किया था, ये एक्चुअली क्लासिकल अप्रोच थी। प्रेजेंटली या लेटेस्ट में हम केमिकल इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम जो है मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को मॉडर्न डेफिनेशन में किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने मोल्टन NaCl लिया है और 2 Pt के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। क्लियर है? जब मैं, ये मेरा क्या कहलाता है? एनोड, और ये क्या कहलाएगा बेटा? मेरा कैथोड। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, Pt के हैं दोनों, प्लेटिनम के। इसमें जो सोडियम के आयंस हैं वो अपना चार्ज डिस्चार्ज करेंगे कहाँ जाके? कैथोड पे। और जो क्लोराइड आयंस हैं वो अपना चार्ज कहाँ डिस्चार्ज करेंगे जाके? एनोड पे। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या होंगे? एनोड पे बेटा सोडियम अपना चार्ज डिस्चार्ज करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सोडियम मेटल में, सॉलिड। ठीक है, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कैथोड पे क्या होगा? जो क्लोराइड आयन है उन्होंने भी अपना चार्ज डिस्चार्ज किया है और किस में बदल गए? क्लोरीन एटम में। अब एक क्लोरीन एटम तो सफल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी एक ही हुआ, लेकिन अब क्लोरीन के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। यानी क्लोराइड आयन थे वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो गए। या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब कैसे कन्वर्ट हुए? जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लॉस्ट कर दिया। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके एक क्लोरीन गैस एटम में बदल जाएंगे, सॉरी गैस मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। यानी 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर एक क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया रिएक्शन के बारे में। तो फैराडेज लॉज का जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि जो भी अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है किस पे? इलेक्ट्रोड पे, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल? कि कितने मोल्स चार्ज या कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पास किए गए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, सोडियम जो है लिबरेट हो रहा है, सॉरी डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे? कैथोड पे। कहाँ पे? कैथोड पे। तो आप देखेंगे 1 मोल है, कितना है? 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे? कैथोड पे। कब? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए? 1 मोल।
तो फैराडेज लॉ का जो मॉडर्न अप्रोच है वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो अमाउंट आपका सब्सटेंस का लिबरेटर डिपॉजिट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फोकस है कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, किस पे फोकस है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सब गायब, बल्कि यहाँ पे अप्रोच क्या है कि कितना अमाउंट लिबरेटेड डिपॉजिट हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इसके अंदर तो कितना सोडियम डिपॉजिट होता है, 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र विल डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करेगा, 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हो गया, 23 ग्राम। यानी अगर मैं यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दूँ सर्किट में पूरे में, चाहे वो एक्सटर्नल सर्किट हो या इंटरनल, इंटरनल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, अगर इसमें पूरे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं या 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा, 23 ग्राम, यानी 1 मोल, कितना, 23 ग्राम। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँगा, कितना, 2 मोल, तो कितना मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, 2 मोल, यानी 46 ग्राम। क्लियर है, इतना है। इस तरह से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं अगर, तो कितने मोल क्लोरीन गैस निकल रही है, 1 मोल, 1 मोल है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना मोल लिबरेट कर रही है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। यानी अगर 1 मोल क्लोरीन गैस मुझे यहाँ से लिबरेट करवानी है तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 2 मोल। क्लियर है। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज बनता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज बनता है वो कहलाता है 1 फैराडे। कितना कहलाता है, 1 फैराडे, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है मॉडर्न बेसिस पे, वो कहता है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेटेड और deposited at any electrode is directly proportional to the number of moles of electron ट्रांसफ़र ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन के दौरान कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उसके प्रोपोर्शनल होता है क्या, अमाउंट जो लिबरेट होगा। तो यहाँ 1 मोल हुए तो 1 मोल हो रहा है। यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन गैस को लिबरेट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, 2 मोल। क्लियर है इतना। तो ये उतारिएगा, उसके बाद आप जो है इसको पहले ये ऊपर उतार लीजिएगा नोड वाला और फिर कैथोड वाला उतार लीजिएगा, ठीक है। उतार लो बेटा। तो बेटा हमने मॉडर्न अप्रोच में फैराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ समझा। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेटेड डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे अगर हमने सोडियम की बात करी थी तो सोडियम के केस में जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, कितने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो कितना मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र विल लिबरेट या विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम। कहाँ पे, कैथोड पे। और 1 मोल सोडियम का मतलब हो गया 23 ग्राम सोडियम। तो अब एक मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस
लिबरेटेड और डिपॉजिटेड किसमें, मोल्स के फॉर्म में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपॉन में चार्ज ऑन आयन। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब ये सीधे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपॉन में चार्ज ऑन आयन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, हाउ मच गोल्ड विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड when 4.5 मोल या 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मच गोल्ड विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो इसके लिए या तो हम इक्वेशन लिखें रिएक्शन की, या हम फॉर्मूले से लिख लें। तो क्या आया, मोल्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, 6 मोल हुए थे कि नहीं हुए थे, अपॉन में चार्ज ऑन गोल्ड आयन। कितना होता है चार्ज गोल्ड आयन, 3। तो कितना मोल गोल्ड लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा, 2 मोल होगा। कितना मोल होगा, 2 मोल। सिंपल सा, ठीक है। अब साथ के साथ हम ये भी जान लेते हैं, चलिए पहले मैं नेक्स्ट वाले में बता दूंगा, पहले इतना उतार लो आप। ओके, 1 फैराडे ऑफ चार्ज के बारे में जानते हैं। 1 फैराडे चार्ज क्या होता है, तो देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे चार्ज कहते हैं। द टोटल चार्ज on 1 mole of electrons is called 1 Faraday of charge। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 Faraday of charge का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ, और 1 मोल का निकालना है हमें। कितने का निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर तो ये चार्ज हुआ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में निकालने के लिए हमें 1 मोल से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ, लेकिन हमको कितना निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 मोल की संख्या लिख ली हमने। जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अराउंड में जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है वो आती है 96500 कूलम। ठीक है, अप्रॉक्स में। ठीक है, तो आपने देखा 1 फैराडे ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। और 1 फैराडे ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, 96500, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल सा, उतार लीजिए बेटा। तो मॉडर्न अप्रोच देखते हैं हम फैराडेज सेकंड लॉ की। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मॉडर्न अप्रोच देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने जो है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है गोल्ड क्लोराइड। ठीक है, AuCl3। अब मैंने यहाँ पे जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, या हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र किया है हमने।
तो when 1 mole of electrons are transferred, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो कितना अमाउंट Ag का डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा और कितना अमाउंट गोल्ड का डिपॉजिट होगा, ये पता करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, पहले समझ लीजिए बेटा, स्टॉप राइटिंग। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, तो हमने कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, खाली 1 मोल ही किया, यानी फिक्स है मेरा अभी 1 मोल। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला पिछली बार लिखवाया था आपको। एक हम इक्वेशन लिख के कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। तो चलिए सिल्वर के लिखते हैं, Ag प्लस, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब किया तो कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, 1 ही मोल हुआ, यानी 1 मोल ऑफ Ag डिपॉजिटेड। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालोगे तब भी 1 ही मोल आएगा। ठीक है, दूसरा अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इसको देखते जरा कितना होगा, देखते हैं अभी बेटा कितना होगा। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन का, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu सॉलिड, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करेंगे, लेकिन हमने चार्ज कितना ट्रांसफ़र किया है, 1 ही मोल, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स विल डिपॉजिट कितना, 1 मोल कॉपर। तो 2 मोल जो है 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे, आधा मोल, कितना, आधा मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट 0.5 मोल और हाफ मोल कॉपर। अब इसको अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तब भी हाफ ही मोल आएगा, निकाल के देख लेना, अगर आप फॉर्मूले से निकालते हो तो भी हाफ मोल आएगा, निकाल के देखें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे, और कॉपर के ऊपर चार्ज कितना था, तो कितना आया, फॉर्मूले से निकालो तब भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा अमाउंट ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड, बिल्कुल सही, Au3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 Au, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो 1 मोल Au डिपॉजिट हुआ, लेकिन हमने अभी किया कितना है, 1 मोल, तो कितना होगा 1/3, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स विल डिपॉजिट 1 मोल गोल्ड। तो इसका मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स विल डिपॉजिट 1/3 मोल गोल्ड। इसको आप फॉर्मूले से निकालो तब भी 1/3 आता है। तो हमने क्या देखा कि हम जब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करते हैं, क्या पास करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास किया था अभी हमने, 1 मोल। तो आपका जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था वो 1 मोल था, कहाँ पे, कैथोड पे। जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा था वो कितना था, हाफ मोल था, कहाँ पे, कैथोड पे। और जो गोल्ड डिपॉजिट हो रहा था वो 1/3 मोल था, कहाँ पे, कैथोड पे। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ का मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज्ड होगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र भट्टे में चार्ज ऑन आयन। ठीक है, उतार लो बेटा फटाफट।